Good morning to all my dear students. This is the lecture number 2 for the chapter Metals and Non-Metals. So in this lecture we are going to discuss about electrochemistry because जब आप electrochemistry के बाद जब metallurgy पढ़ेंगे जो आपके syllabus में है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो electrochemistry से connected है कि किस तरीके से metal जो है वो particular metal deposit हो रहा है, कैथोड पे, एनोड पे, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है. सो यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया रिगार्डिंग electrochemistry. So in this chapter we will discuss different type of cells which are there in the electrochemistry. So students, take your copy and pen and then you can start studying. So students, let us begin with our first topic. It is activity series of metals. धातुओं की सक्रियता श्रेणी. आप इसको चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं. बहुत इंपॉर्टेंट था ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आपको पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स अपने रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज्ड होते हैं इस सीरीज में. तो आपने इसको पढ़ा है डिटेल में चैप्टर 1 में, बट मैं यहाँ पे आपको क्विक रिविजन करवा देती हूँ. लेट अस सी द डेफिनेशन. द रिएक्टिविटी सीरीज is a list of metals arranged in the order of their increasing activities. आपको पता है कि एक्टिविटी सीरीज में मेटल अपने रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज्ड होते हैं. यानी कि सबसे ज़्यादा जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है दैट इज़ पोटेशियम. इट इज़ अ मेटल एंड द लोअर मोस्ट इज यू कैन सी AU, इट इज़ गोल्ड. सो ऊपर से नीचे जब आप इस सीरीज में आओगे तो पर्टिकुलर मेटल की सक्रियता या एक्टिविटी घटेगी. दैट मीन्स पोटेशियम विल बी द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. ये बहुत तेज़ी से क्रियाशील होगा. किसी भी अन्य धातु या किसी भी अन्य पर्टिकुलर कंपोनेंट से ये बहुत ईजिली रिएक्ट करेगा. और जो इस सीरीज में सबसे लास्ट में बॉटम में प्लेस्ड है दैट इज़ गोल्ड. दैट इज़ लीस्ट रिएक्टिव. यानी कि ये स्टेबल होगा और बहुत कम रिएक्टिव होगा. और आपको पता है कि पोजीशन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि किस तरीके से मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है, मोर रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है. अगर आप देखो यहाँ पे सपोज हम दो मेटल्स का एग्जांपल लेते हैं. सपोज मैंने लिया है यहाँ पे मैग्नीशियम और आयरन. अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा लेस रिएक्टिव होगा और कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस यानी विस्थापित करेगा. सो हमने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम का और हमने लिया आयरन का. तो मैग्नीशियम आप देखो ज़्यादा ऊपर प्लेस्ड है, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे प्लेस्ड है. और अगर आप आयरन देखो तो फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ पोजीशन पे प्लेस्ड है. यानी कि मैग्नीशियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. सो मैग्नीशियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, लेकिन आयरन जो है वो मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता बिकॉज इट इज प्लेस्ड एट द बॉटम पोजीशन. यानी कि मैग्नीशियम इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक या आयरन. आप किसी से भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कंपेयर कर सकते हो. सो बस आपको इतना जानना है कि एक्टिविटी सीरीज में मोस्ट रिएक्टिव जो अधिक क्रियाशील मेटल है वो ऊपर होता है. जितना ज़्यादा मेटल की पोजीशन होगी इस पर्टिकुलर टेबल में ऊपर होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव यानी क्रियाशील होगा. और जितना ज़्यादा वो नीचे होता जाएगा उसकी पोजीशन बॉटम साइड पे होगी वो बहुत कम रिएक्टिव होगा. तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, ये आपका मरकरी है Hg, Ag इज़ सिल्वर एंड Au इज़ गोल्ड. ये बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव, ये क्रियाशील नहीं होते हैं, इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो स्टेबल हो सकते हैं. तो आप यहाँ पे एरो भी देख लो, एरो टॉप टू डाउन जा रहा है, डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी. दैट मीन्स जितने मेटल्स हैं वो ऊपर प्लेस्ड हैं दैट आर मोर रिएक्टिव, और जितने जैसे जैसे उनकी पोजीशन इस पर्टिकुलर ग्रुप में नीचे होती जाती है बॉटम के साइड, उनकी रिएक्टिविटी जो है वो घटती जाती है. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत रसायन. सो सबसे पहले इसको डेफिनेशन हम इसका देख लेते हैं. इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री यानी रसायन. सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल चेंजेस. वेरी सिंपल, लेट अस सी इन हिंदी. रसायन विज्ञान की वह शाखा जो विद्युत द्वारा उत्पादित रासायनिक परिवर्तनों
और रासायनिक परिवर्तनों द्वारा विद्युत के उत्पादन से संबंधित है। अब आप ध्यान से समझो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी केमिकल चेंज से प्रोड्यूस कर सकते हैं और केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी केमिकल चेंजेस और इलेक्ट्रिसिटी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। केमिकल चेंज के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम केमिकल चेंज के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल चेंजेस। दिस वेरी सिंपल। तो बस आप इतना ध्यान देना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेनली जो है आप इंटर कन्वर्जन होता है किसमें, केमिकल चेंजेस और इलेक्ट्रिसिटी में। यानी आप केमिकल चेंज से आप इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप केमिकल चेंजेस को भी कैरी कर सकते हो। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो लेट अस सी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको दो टाइप के सेल पढ़ने हैं। दिस वेरी सिंपल। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, इसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली आपको दो तरीके के सेल पढ़ने हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गैल्वेनिक सेल, इसका दूसरा नाम है, एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में अब आप ध्यान से देखो ये किस प्रोसेस को कैरी करता है। इसमें केमिकल चेंजेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। यानी रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट की जाती है। मतलब रासायनिक परिवर्तन से हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक एनर्जी के द्वारा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू हम केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। दे बोथ आर जस्ट ऑपोजिट। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल चेंजेस के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू केमिकल चेंजेस को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल का, टॉर्च बैटरी, रिमोट बैटरी एक्सेट्रा। अब आप ध्यान से समझो कि कैसे टॉर्च बैटरी, रिमोट की बैटरी में केमिकल चेंज के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो टॉर्च या रिमोट की बैटरीज जो होती हैं उसमें पर्टिकुलर जो है वो कंपाउंड भरे होते हैं, उसमें पर्टिकुलर आपके मेटल्स होते हैं। तो वो जब रिएक्शन करते हैं, उनके बीच में जब केमिकल चेंजेस होता है तब वह इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली रिमोट की बैटरी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि आपने बहुत बार पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, विद्युत को पास करोगे, तब हमें रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज मिलेगा। सो दिस वाज द अ वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। यानी केमिस्ट्री का वह ब्रांच जो या तो केमिकल चेंज के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा केमिकल चेंज भी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल चेंज बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। सो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ लिया कि किस तरीके से दो तरीके के सेल होते हैं, गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपने पढ़ा। सो अब यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन में मैंने दिखाने की कोशिश की है जो दोनों टाइप के सेल्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन आप कैसे करोगे। अब पहले हम देखते हैं, फर्स्ट यू विल सी द गैल्वेनिक सेल। ओके, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सब एक ही सेल के नाम हैं। तो गैल्वेनिक सेल की खासियत ये होती है कि इसमें दो बीकर सेपरेट लिए जाते हैं, दो बीकर अलग अलग लिए जाते हैं। उसमें पर्टिकुलर मेटल की स्ट्रिप या रॉड को डिप किया जाता है और उसको फिर बैटरी के थ्रू और वोल्टामीटर से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अभी आप आगे डिटेल पढ़ोगे। और यहाँ पे एनोड जो है वो हमेशा नेगेटिवली होता है। जो इलेक्ट्रोड पता है आपको, दो तरीके के होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं और एक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे एनोड इट इज़ नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। जो दूसरे टाइप का सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसकी खासियत ये होती है कि हम इसमें सिर्फ एक टैंक लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक एक टैंक लेंगे, मतलब एक आप वेसल लोगे। यहाँ पे दो अलग अलग वेसल लिया था आपने, यहाँ पे सिर्फ एक आपने टैंक लिया है और एक ही टैंक में दोनों मेटल के स्ट्रिप्स को या रॉड को आप डिप करोगे उनके पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। और यहाँ पे इसका जस्ट रिवर्स होगा गैल्वेनिक सेल का। कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगी और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी।
और ये जो सारे आपको दिख रहे हैं दैट आर मेटल रॉड्स, और इनको बैटरी से पर्टिकुलर कनेक्टेड होगा। तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये बेसिक डिफरेंस है। आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल में दो अलग अलग वेसल को लेते हैं, उसमें हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को डालते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन वह सोल्यूशन होता है जो अपने आयनों में टूट सकता है। तो दो अलग अलग वेसल को लेते हैं, उनके पर्टिकुलर मेटल्स को डिप करते हैं। जो मेटल की रॉड नेगेटिवली चार्ज होती है उसको एनोड कहते हैं, और जो मेटल की रॉड पॉजिटिवली चार्ज होती है वो कैथोड होती है, दैट इज गैल्वेनिक सेल। लेकिन जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ एक टैंक लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डालते हैं, और इस पर्टिकुलर एक ही वेसल में दोनों मेटल की रॉड डिप्ड होती है। जो कि पॉजिटिव रॉड होती है वो एनोड कहलाती है, और जो नेगेटिव रॉड होती है वो कैथोड कहलाती है, और वो बैटरी से कनेक्टेड होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल, इसका हिंदी है विद्युत रासायनिक, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, ये तीनों एक ही सेल के नाम हैं। सो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। जैसे आप देखो टॉर्च बैटरी हुआ, रिमोट की बैटरी हुआ, उसमें पर्टिकुलर जो है, अब आप देखो बैटरीज में होते हैं सर्टेन केमिकल्स का कॉम्पोजिशन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो जब उन बैटरी में जो केमिकल्स भरे होते हैं उनके में जब केमिकल रिएक्शंस होता है तब हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। क्लियर? सो आपने पढ़ा था पिछले स्लाइड में कि गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल या वोल्टाइक सेल में एनोड इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर? दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, आपने पढ़ा था, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड कैथोड इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो आपने पहले भी मैंने बहुत सारे लेक्चर में पढ़ाया है, चाहे कुछ भी हो, एनोड का सिर्फ वही चेंज होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव है, कैथोड जो है पॉजिटिव है। अब जब आप आगे पढ़ोगे गैल्वेनिक सेल के आगे, जब आप दूसरे सेल में आप जाओगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। एनोड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन दोनों सेल्स के केसेस में एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा। क्लियर? इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, आपके 11th क्लास में भी ये बहुत काम आएगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन यानी उपचयन होगा। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होगा। और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा यानी अपचयन होगा। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इस कॉन्सेप्ट को आप पूरा एकदम अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, चाहे एनोड नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या कैथोड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर केस में एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन यानी अपचयन होगा, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। ये तीनों एक ही सेल के नाम है। सो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल चेंजेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका हम सेटअप देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको पता है कि इसको कैरी करने के लिए दो अलग अलग बीकर की ज़रूरत पड़ती है। सो वी हैव टेकन 2 सेपरेट बीकर्स, और उसमें हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को भरा है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट वह सब्सटेंस होता है जो अपने आयनों में टूट सकता है। तो यहाँ पे आप देखो लेफ्ट हैंड साइड बीकर में हमने कौन सा सोल्यूशन भरा है, 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन भरा है, और राइट बीकर में हमने 1 मोलर कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टल्स को पानी में घोलकर 1 मोलर का सोल्यूशन बनाया गया है। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें हमने जिंक की रॉड डिप की है, और राइट हैंड साइड पे जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमने बीकर में भरा है और इसमें हमने कॉपर की रॉड को डिप किया है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि आप देख सकते हो कि इसका सेटअप ये है कि जब रॉड है यहाँ पे पर्टिकुलर मेटल की, और उसके साथ की को अरेंज किया गया है, और की के बाद वोल्टामीटर है।
सब आप ध्यान से देखिए। और इन दोनों बीकर में कनेक्शन के लिए हमने ये देखो, आप यू शेप की एक ट्यूब है, आप इन्वर्टेड ट्यूब्स है 90 डिग्री पे 2 बार ये मुड़ी हुई हैं, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का ये काम होता है कि आयनों को मूव करने के लिए ये मदद करता है, यानी एक बीकर से दूसरे बीकर के आयंस के मूवमेंट में, ये माइग्रेशन में ये मदद करता है। तब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जिस आपने लेफ्ट हैंड साइड में जो जिंक की रॉड डिप की है, वो जो है वो एनोड का काम करेगा, यानी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और जो आपने राइट तरफ जो कॉपर की रॉड ली है, वो एज अ कैथोड यानी पॉजिटिव पोल काम करेगा। बट ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या प्रोसेस हुआ कि जिंक वाली रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई और कॉपर वाली रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई? इसके पीछे का मैं आपको फिनोमिनन बताती हूँ कि जब आपने जैसे इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज अभी नहीं पढ़ा है, सेम वैसे ही है जैसे आपने अभी एक्टिविटी सीरीज पढ़ी है। ऑर्डर वही है, जो मेटल जितना ज़्यादा ऊपर प्लेस्ड होता है, ध्यान से इस बात को समझिएगा, जिस मेटल का पोजीशन जितना ज़्यादा ऊपर होता है उस पर्टिकुलर सीरीज में, वो उतनी आसानी से ऑक्सीडेशन यानी उपचयन प्रोसेस को करता है। क्लियर? जिंक की पोजीशन को और कॉपर की पोजीशन को आप अगर कंपेयर करोगे एक्टिविटी सीरीज से भी, अभी आगे चल के आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि जिंक जो है वो ऊपर प्लेस्ड है, इट इज प्लेस्ड अबव एज कंपेयर टू कॉपर। ओके, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के बाद आएगा। इट इज यू कैन से यहाँ पे कॉपर मेटल में जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा, जिंक में होगा। तो सक्रियता श्रेणी का भी आगे चल के आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि द मेटल विच इज प्लेस्ड अबव, जो कंपेयर करोगे पर्टिकुलर दो मेटल्स का, तो जितना ज़्यादा वो मेटल ऊपर प्लेस्ड होगा वो उतनी आसानी से ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रोसेस को कैरी करेगा। तो आप देखो यहाँ पे कि इसमें क्या हुआ, जब हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन में हमने जिंक रॉड को डिप किया तो हुआ क्या यहाँ पे कि जैसे ही ये दोनों कांटेक्ट में आए, यानी रॉड और सॉल्यूशन जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे, क्या होगा कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालने लगेगा, लॉस करने लगेगा और इस मेटालिक रॉड पे डिपॉजिट करने लगेगा, इकट्ठा करने लगेगा। जिंक अपने, आप देखो प्रोसेस, जिंक जो है जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक 2+ आयन जो है वो सोल्यूशन में आ जाएगा और ये पूरी रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे। जिंक अगर आपने रॉड लिया है तो जिंक के बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स होंगे, तो हर एक एक पर्टिकुलर पार्टिकल जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को इस पर्टिकुलर मेटालिक रॉड पे डिपॉजिट करेगा और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये रॉड पूरी की पूरी नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और साथ ही साथ जो जिंक +2 जो आयन है वो सोल्यूशन में चला जाएगा। अब आप ध्यान से समझो, जब हमने क्या किया, अब की को, ये देखिए आप की जो है वो अभी क्लोज नहीं है, इसको हम बंद करेंगे, इसको जब प्रेस करेंगे तो की क्लोज हो जाएगी, वोल्टमीटर है। जैसे ही ये सर्किट पूरा कंप्लीट होगा, सर्किट को जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तेज़ी से मूव करने लगेंगे इस मेटालिक रॉड के थ्रू और ये राइट हैंड साइड वाले मेटल पे डिपॉजिट होने लगेंगे। ध्यान से सुनिए, जब जैसे ही आपने इस सर्किट को कंप्लीट किया, की को बंद किया और वोल्टमीटर से इसने कनेक्ट किया आपने, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर इकट्ठे हो गए थे इस रॉड पे, वो तेज़ी से इस मेटालिक रॉड के थ्रू मूव करने लगेंगे और ये राइट हैंड साइड वाले रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे। क्यों? इसके लिए आप देखो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इस राइट हैंड साइड के बीकर में मेटल की रॉड पे कोई काम नहीं हुआ है। क्लियर? मेटल की रॉड पे कोई काम नहीं हुआ है। हुआ क्या है, जब हमने कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन बनाया वाटर में घोल के, तो कॉपर 2+ और सल्फेट आयन में ये टूट गया। क्लियर? अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं और आप जान रहे हो कि इस राइट हैंड साइड के कॉपर की रॉड पे कोई भी काम नहीं हुआ है, जो भी प्रोसेस हुआ है वो सोल्यूशन में हुआ है। सोल्यूशन में कॉपर 2+ और सल्फेट आयन जनरेट हुए हैं। इस वायर, इस जो मेटालिक रॉड है उस पर कोई भी चीज़ इकट्ठी नहीं हुई है, कोई भी पार्टिकल इकट्ठा नहीं हुआ है। तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो तेज़ी से
ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगेगा। अब इसका कॉज ये भी है, क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस सोल्यूशन में ऑलरेडी कॉपर 2+ है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। 2+ यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे, तो वो जो है इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे इकट्ठा करने लगेगा। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आप इसको समझ लो। और जब इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कॉपर 2+ आयन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठे होने लगेंगे। फिर से आप देख लो, जिंक सल्फेट, जब आपने जिंक की रॉड ली, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया, तो जिंक का बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाले, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत तेज़ी से करता है। तो ये रॉड पूरी की पूरी ऐसी कंडीशन आती है कि नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, पूरी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। इस वजह से ये नेगेटिव यानी एनोड का काम करता है। और जैसे ही आप इस सेटअप को कंप्लीट करोगे, की को बंद करोगे, वोल्टमीटर आप इसको ऑन करोगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हैं और सिमिलर चार्ज जो है वो प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो जैसे ही आप इस की से सर्किट को कंप्लीट करोगे, ये इलेक्ट्रॉन तेजी से इस मेटालिक वायर के थ्रू इस वाले वायर पे आने लगेंगे, इस वाले मेटालिक रॉड पे आने लगेंगे, क्योंकि इस मेटालिक रॉड पे राइट हैंड साइड पे कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ कॉपर जो है, कॉपर 2+ में और सल्फेट आयन इस सोल्यूशन में टूटे हैं, इस रॉड पे कोई भी काम नहीं हुआ है। और यहाँ पे सोल्यूशन में ऑलरेडी कॉपर 2+ है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को चाहेगा कि एक्सेप्ट करे और अपनी स्टेबिलिटी को गेन करे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस पे आने लगेंगे, कॉपर 2+ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिसको हम एनोड से डिनोट करते हैं, और राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिसको हम कैथोड कहते हैं। अब आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस में देखो, जिंक जो है, जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और रिडक्शन जो इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कॉपर 2+ आयन उसको एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट होने लगे, यानी कॉपर के धातु में, मेटल में कन्वर्ट होने लगता है। अब आप देखो, जब इस रॉड से लगातार इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रॉड जो है धीमे धीमे डीके होने लगेगा, धीमे धीमे गलने लगेगा, इसलिए क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धीमे धीमे करके वो इस रॉड पे इकट्ठे होंगे, तो धीमे धीमे ये रॉड जो है वो गलने लगेगा। और जब आप देख रहे हो कि कॉपर 2+ यहाँ से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो धीमे धीमे इस पे कॉपर के पार्टिकल्स इकट्ठे होने लगेंगे। आप इसको यहाँ से समझो कि ये हमने जिंक की रॉड ली है, तो ये धीमे धीमे जो है ये डीके होने लगेगा। देखो आप, कलर इसका हल्का होने लगा है, क्योंकि बहुत सारे इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हुए और लगातार इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू इस वाले रॉड पे आ रहे हैं, और अब आप देखो यहाँ कॉपर वाले साइड पे ये ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स जो आपको देख रहे हैं, वो जैसे ही कॉपर 2+ उस रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, वो छोटे छोटे कॉपर्स के सॉलिड फॉर्म में वो डिपॉजिट होता जा रहा है। दैट्स वाई इट इज़ रिडक्शन, यानी कि आप कह सकते हो कि एनोड साइड पे धीमे धीमे जो है इलेक्ट्रोड का साइज कम होने लगता है, घटने लगता है, डीके होने लगता है, और राइट हैंड साइड पे कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उस पर कॉपर के सॉलिड पार्टिकल्स इकट्ठे होने लगते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे कॉपर के पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसका जस्ट रिवर्स होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो बच्चों, ये जो केमिस्ट्री में जो दो टाइप के आप सेल पढ़ रहे हो, उसका आपको डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, इसके बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जस्ट ऑपोजिट होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू केमिकल चेंजेस को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, सो लेट अस सी द डेफिनेशन। एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर? इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक परिवर्तन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जस्ट ऑपोजिट है। एनोड जो है यहाँ पे पॉजिटिव होगा और कैथोड यहाँ पे नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एनोड जो था वो नेगेटिव होता था। क्यों होता था मैंने बता दिया। और कैथोड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। और हमेशा हर केस में आप याद रखना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन यानी उपचयन होगा।
और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन यानी अपचयन होगा। सो स्टूडेंट, लेट अस सी द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप पढ़ लिया आपने डिटेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप ये देखो कि इसमें एक सिंगल टैंक लिया जा रहा है, सिंगल वेसल लिया जा रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल में आप ये दो अलग अलग बीकर ले रहे थे और उनको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर रहे थे ताकि आयंस की कनेक्टिविटी रहे। बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम एक सिंगल वेसल को लेंगे जो कि इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है। सो सोल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है वो हम किस में लेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में। इलेक्ट्रोलाइट वह सब्सटेंस होता है, वह पदार्थ होता है जो अपने आयंस में टूट सकता है। ठीक है, अब इसका सेटअप आप देखो कि सेम क्या किया है कि ये दो मेटालिक रॉड्स हैं, रेड कलर की और ब्लैक कलर की, यहाँ से डिनोट किया गया है। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में इन दोनों मेटालिक रॉड्स को डिप किया गया है। क्लियर? अब आप ध्यान से देखो, ये ब्लू कलर का क्या है? ये इट इज मेटालिक वायर, धातु की वायर है ये। इन दोनों मेटालिक के मेटल्स के ब्लॉक्स को कैसे कनेक्ट किया गया है? मेटालिक वायर्स के थ्रू बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, ये मेटालिक रॉड क्या करते हैं? ये मेटालिक रॉड या प्लेट्स का काम क्या होता है कि ये अलाउ करते हैं करंट के पैसेज को, करंट को ये अलाउ करते हैं कि पास हो। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रोड किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उसको एनोड कहेंगे बैटरी के, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम कैथोड कहेंगे। तो सिंपल आप इस तरह से समझो, उसके बारे में बहुत डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सेटअप आप समझ लो। सेम वैसे ही होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस होंगे, और हमेशा कैथोड पे रिडक्शन होगा यानी अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन किया जाएगा। अब आप देखो, जैसे ही यहाँ पे लिखा है मैंने, एज सून एज द इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू द बैटरी, बैटरी के थ्रू जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयंस में टूट जाएगा, यानी कैटायन में और एनायन में। कैटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज और एनायन यानी नेगेटिवली चार्ज। तब आप ध्यान से देखो, इधर लेफ्ट हैंड साइड का जो मेटालिक रॉड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है और वो एनोड है, और राइट हैंड का मेटालिक रॉड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया और उसको कैथोड बोला गया है। अब आप ध्यान से देखो, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है बैटरी के थ्रू तो जो इलेक्ट्रोलाइट था वो अपने आयंस में टूट गया। अगर आप NaCl लो, सोडियम क्लोराइड का मॉल्टन स्टेट लो, मॉल्टन यानी ना तो वो लिक्विड है ना सॉलिड है, बीच का स्टेट है, तो क्या होगा? वो अपने आयंस में टूट जाएगा, यानी Na+ में और Cl- में। तो अब आप ध्यान से देखो, एनायंस जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं वो किधर अट्रैक्ट होंगे? वो जस्ट अपने ऑपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एनायंस विच आर नेगेटिवली चार्ज दे विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एनोड। क्लियर? और जो कैटायंस हैं यानी जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो किस तरफ मूव करेंगे? अपने नेगेटिव पोल की तरफ मूव करेंगे। कभी भी सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, हमेशा ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्जेस आएगा तो वो रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, लेकिन अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेगा और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव पोल की तरफ मूव करेगा, और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। आई होप ये आपको क्लियर है। बस ये हमेशा याद रखिएगा, थोड़े बेसिक डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप एक ही टैंक लोगे, उसमें पर्टिकुलर दो मेटालिक रॉड को डिप करोगे और आप उसको बैटरी से कनेक्ट करोगे मेटालिक वायर के थ्रू। क्लियर? ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम वही होगा, बस ये चेंज ये हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपको जो भी क्वेरीज हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, और कोशिश करिएगा जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो या जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको हमेशा कॉपी पेन के साथ बैठ के करिए। जो भी मैं बता रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप नोट करते जाइए और अपने नोट्स को आप फेयर कॉपी में भी करते जाइए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।